एंड एक बहुत ही हाईली डिमांड एक कोर्स है कि वन लाइनर मैम प्रोवाइड करिए। इट्स अबाउट कि वन लाइनर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब भी आप रिवीजन बेसिस पे जाते हो या प्रीलिम्स के लिए जब आप तैयारी करते हो, तो वन लाइनर इज लाइक वेरी गुड। डायरेक्ट तो है ही है, साथ में वन लाइनर भी आपके पास होता है, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये पूरा वन लाइनर का एक सेट है। आज जो हम टॉपिक वुड से, आज जो हमारा सब्जेक्ट है, इट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड ये जो पूरा सब्जेक्ट है, इसमें आपके 759 वन लाइनर्स हैं। एंड इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग 50 वन लाइनर्स, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का ये पैटर्न है। सेकेंडली, अगर आपको ये लेना है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 7017957008। इस नंबर पे आप जाके और डिटेल्स आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, द एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन। तो इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872। एंड सेकेंडली, द एक्ट केम इन फोर्स, इट इज़ 1 सितंबर 1872। एक्ट कहाँ अप्लाई करता है? होल ऑफ इंडिया में अप्लाई करता है। नेक्स्ट इज प्रियम्बल ऑफ द एक्ट स्टेट्स। तो यहाँ से प्रियम्बल ऑफ द एक्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रियम्बल ऑफ द एक्ट में क्या लिखा हुआ है, वेयर इट इज एक्सपीडियंट। गुड मॉर्निंग माधव जी। एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू, तो इट इज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज़ बेसिकली अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म ऑफ पैटर्न, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिफ्थ है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज डैश टू डू और टू डैश फ्रॉम डूइंग अनदर anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or obstance he said to make। क्या ही सेड टू, यहाँ पे आपके 3 फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। तो इट इज़ विलिंगनेस, ऑब्स्टेन एंड प्रपोजल। यहाँ पे जो सेक्शंस हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो होता क्या है ना कि एक बार रिवीजन हो जाता है तो आपके लिए भी इजी हो जाता है। तो प्रपोजल देखिए आपका दिया हुआ है 2A में, प्रोमिस इज 2B, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी इज इन 2C, कंसिडरेशन इज 2D, एग्रीमेंट 2E, रेसिप्रोकल प्रॉमिस 2F, वॉइड एग्रीमेंट 2G, कॉन्ट्रैक्ट 2H, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ 2J। तो ये सारे ही डेफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली डेफिनेशन क्लॉज पूछा जाता है कि कहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be। भाई एक पर्सन है, उसको प्रपोजल दिया गया है और वो अपनी असेंट दे रहा है, तो उस प्रपोजल को फिर क्या बोला जाएगा? एक्सेप्टेड। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो यही पूरा पैटर्न रहेगा, पूरे 759 क्वेश्चंस विल बी देयर इन कॉन्ट्रैक्ट। गुड मॉर्निंग नितेश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, तो इट्स द प्रॉमिस मेकिंग द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड। तो पर्सन जो प्रॉमिस बनाता है उसको हम प्रॉमिसर बोलते हैं, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द डैश यानी कि प्रॉमिसर, द डैश यानी कि प्रॉमिसी, और एनी अदर पर्सन हैज डन और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, क्योंकि एक्ट जो होता है या तो वो करने से भी होता है या आप नहीं कर रहे हो वो भी एक्ट में इंक्लूड हो जाता है। और डज और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और टू, गुड मॉर्निंग दीप्ति, ऑब्स्टेन्स फ्रॉम डूइंग सच एंड सच एक्ट or obstances or promise is called a consideration for the promise। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, एवरी promise and every set of promises forming the consideration for each other, it is the agreement। Then promises which forms the consideration or part of the consideration for each other, it is called reciprocal promise। Next है an agreement not enforceable by law, it said to be void। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? देखिए ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? तो ये क्या बोलते हैं? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, जो डिफाइंड है आपके 2H में।
नेक्स्ट आ जाता है 15th क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं तो इट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? इट विल बी वॉइडेबल। नेक्स्ट आता है 16, अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes dash when it ceases to be enforceable, तो it becomes void। तो ये पूरा पैटर्न हमारा इसी तरह से चलेगा। इसमें आपके देखिए केस लॉज भी रहेंगे, इसमें आपकी मैगजीम्स भी इंक्लूडेड है, इसमें आपके जो इलस्ट्रेशन पुराने भी आ चुके हैं प्लस जिनकी संभावना है आने की, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द प्रॉमिस फाउंडेड ऑन मोटिव ऑफ जेनरॉसिटी प्रूडेंस एंड नेचुरल ड्यूटी इज अ प्रॉमिस विथ और विदाउट कंसिडरेशन, इट इज विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो केस लॉ से रिलेटेड है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट illusory, it is necessary that it should be educate, तो it is नो भाई कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है एज डिसाइडेड इन चिदम्बरम वर्सेस पीएस रेंगा के केस में इन 1965। फिर आता है क्वेश्चन हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर, तो देयर आर 10 चैप्टर्स एंड 238 सेक्शंस इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सिस्टर लॉ सिस्टर एक्ट किसको बोला जाता है? वो भी 1872 का है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट इज स्टेट नेचर ऑफ void agreement. What is the nature of void agreement? तो a void agreement is nullity from its inception and no rights occur to any party thereto or her or his transferee etc. Then what do you mean by illegal agreement? अब illegal agreement क्या होता है भाई? illegal agreement कोई भी हो सकता है जो कि या तो forbidden by law हो, is opposed to public policy for an एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्रीमेंट है टू कमिट अ क्राइम और अ टॉर्ट, एन एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड पब्लिक रेवेन्यू, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें जिसका या तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है इलीगल हो गया है या फॉरबिडन बाय लॉ है, तो इट इज़ अ इलीगल एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं 22, स्टेट डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट। तो इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो वॉइड एग्रीमेंट के जो कोलेट्रल एग्रीमेंट्स होते हैं या ट्रांजेक्शन्स होते हैं मे नॉट बी ऑल्सो बी वॉइड, मतलब एग्रीमेंट हो सकता है कि वॉइड हो गया हो, लेकिन उसके साथ में जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भी वॉइड हो जाए। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट जो होता है, जो इलीगल एग्रीमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं वो भी वॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीमेंट विच इज़ वॉइड बट नॉट बी टर्म्ड एज इलीगल एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, तो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच आर द वॉइड एग्रीमेंट्स। अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 आपकी क्या बात करता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये वन लाइनर पेड है, आप इस नंबर पे जाके और डिटेल्स आप ले सकते हैं कि आप किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसकी सारी डिटेल्स, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाए। इट इज़ 7017957008। इस नंबर पे आप जाके डिटेल्स पता कर सकते हैं कि किस तरह से आपको पूरा एक्सेस मिलेगा। एंड देयर आर 759 one-liners, okay, which will be very helpful for your pre as well as for your main examination. नेक्स्ट है हमारा 24 की अगर हम बात करते हैं 24 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 3 ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स, तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स, तो इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल टू द ऑफरर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मेड टू द थर्ड पर्सन क्रिएट्स। तो ये सेक्शन 3 आपकी इस बारे में बात करता है। देन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड व्हेन द एक्सेप्टेंस इज, कोई भी ऑफर एक्सेप्टेड कब माना जाएगा? जब वो कम्युनिकेट किया गया है। नेक्स्ट आपका केस लॉ आ जाता है कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड नो कॉन्ट्रैक्ट, दिस वॉज हेल्ड इन विच केस, तो इट वॉज प्लेथ हाउस वर्सेज बेंडले का केस था जिसमें बोला गया था कि कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड नो कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है, ये भी आपका केस लॉ से रिलेटेड है, दो एन ऑफर मे बी मेड टू द होल वर्ल्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज ओनली बाय एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, दिस वॉज हेल्ड इन, देखिए ऑफर क्या होता है, सबको हम देते हैं इन
पब्लिक एट लार्ज देते हैं, लेकिन पब्लिक एट लार्ज देते हैं एंड होल वर्ल्ड को देते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होती है, उस ऑफर की जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। यस दीप्ति, यू आर नाउ राइट, इट्स एविडेंस एक्ट 1872। ओके, तो ये केस में बोला गया था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस था, इसमें ये चीज़ बोली गई थी। नेक्स्ट भी हमारा एक केस लॉ ही है जिसमें बोला गया है, इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड इंटीमेशन of that acceptance which results in a contract. Thus, unaccepted offer creates no rights or obligation. This was held in Bhagwan Das Govardhan Khedi versus Girdhar Lal Corporation 1966. Section 6 provides, तो सेक्शन 6 आपके बताता है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब कंप्लीट हो जाता है आपका कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ हुम। किसके नॉलेज में आने से कम्युनिकेशन हम मानेंगे कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीटेड? तो ये नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको हम बता रहे हैं, जब तक उनकी नॉलेज में नहीं आ रहा है तब तक हम नहीं मानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रपोजेस बाय बी by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of the proposal is complete when A ने लेटर लिखा, प्रपोज किया लेटर में बी को कि मुझे ये घर बेचना है, आपको एक सर्टेन प्राइस है, ये घर आप अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? तो ये कंप्लीट तब होगा जब बी रिसीव कर लेगा उस लेटर को। नेक्स्ट है हमारा 32 पूछ इज अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन। प्रपोजर से कब कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिकेशन? तो इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। नेक्स्ट है, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन, जब प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है। देन आता है 34th, तो 34th जो है इट्स एन इलस्ट्रेशन, बी एक्सेप्ट्स ए प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट, यानी कि बी ने एक्सेप्ट किया ए का लेटर जिसको पोस्ट के थ्रू भेजा गया था। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए एंड बी व्हेन, कब हम मानेंगे कि दोनों का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है? तो अगेंस्ट ए अगर हम ए की बात करें तो व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, एंड एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए, तभी हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 35th की, तो इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन, कब मानेंगे कि कंप्लीट हो रहा है फॉर द रिवोकेशन? तो इट इज पुट इन कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड एज टू बी आउट ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। ओके, नेक्स्ट आता है, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन, जब उसकी नॉलेज में आता है तभी रिवोकेशन मानेंगे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। ठीक है, ए ने क्या किया, अपना प्रपोजल रिवोक कर लिया बाय टेलीग्राम। द रिवोकेशन कंप्लीट्स अगेंस्ट ए एंड बी, कंप्लीट मानेंगे? तो अगेंस्ट ए की अगर हम बात करते हैं जब टेलीग्राम डिस्पैच हो गया, और बी की बात करें तो जब बी ने रिसीव कर लिया, तब हम मानेंगे कंप्लीट रिवोकेशन का प्रोसेस हो गया है। नेक्स्ट है 38, व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय अ मेथड ऑफ इंस्टेंशियस communication like telex, the contract is only complete when and contract is made at the place and where। तो यहाँ पे when the acceptance is received by the offerer, जब offerer को acceptance मिल जाएगा तभी बोलेंगे where the acceptance is received। सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है? तो सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है? तो सेक्शन 5 आपकी बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वन लाइनर्स अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड कॉन्टैक्ट भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, अगर किसी को पूरा चाहिए है यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। थैंक यू सो मच।